हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारा एम्ब्रियो। मैंने एम्ब्रियो में आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म समझा दिया था, किस तरीके से एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देन वी वर स्टडिंग अबाउट द सीड। ठीक है, हम लोगों ने सीड के बारे में बात की थी। सीड में मैंने आप लोगों को बताया था एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने कल सीड के अंदर बोला था कि अल्टीमेटली एक सीड कोट होता है। ठीक है, सीड के अंदर जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो सीड कोट होती है। हमने सीड कोट की बात की थी। तो आज मैं बताऊंगा ये जो सीड कोट है ये किसका बना होता है। देखिए, आपने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, इंटेग्यूमेंट्स वर्ड आप लोगों को अगर याद हो, न्यूक्लियस के बाहर जो थे वो दो इंटेग्यूमेंट्स थे, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो ये इंटेग्यूमेंट जो थे ओव्यूल्स के, ओव्यूल को सराउंड कर रहे थे ये इंटेग्यूमेंट, ये अल्टीमेटली ये हार्ड हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये सीड कोट का काम करते हैं। जो सीड कोट होता है वो एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई। सीड कोट इज़ दी टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड दी सीड। ठीक है, सीड के अराउंड जो टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई वो कौन सी हो गई, सीड कोट हो गई। वो किसकी बनी होती है, इंटेग्यूमेंट्स उसको बनाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, जो माइक्रोपाइल हमने बोला था, हमारे पास जो माइक्रोपाइल था वो कैसा रहता है, वो अल्टीमेटली सीड कोट के अंदर ही, अगर मैं बात करूँ, एक स्मॉल पोर के फॉर्म में दिखता है, स्मॉल पोर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट। ठीक है, सीड कोट के अंदर ये बिल्कुल एक स्मॉल पोर के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन, क्या चीज़, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज सीन रिमेन, ये कैसे दिखता है, एज अ स्मॉल पोर इन दी सीड कोट। ठीक है, अब ये माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, तो माइक्रोपाइल का फंक्शन ये होगा कि ये क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन और वाटर आता है सीड के अंदर, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन एंड वाटर की जो एंट्री होती है, ऑक्सीजन और वाटर की जो एंट्री होती है किसमें, सीड में, कब, ड्यूरिंग दी जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट करता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और जो वाटर आता है अंदर सीड के अंदर, उसको कौन फैसिलिटेट करता है, उसको फैसिलिटेट करता है माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल के थ्रू आता है वो। तो ये स्मॉल पोर हो गया, इस पोर के थ्रू जो आपका ऑक्सीजन और वाटर अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका सीड मैच्योर होता जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एज द सीड मैच्योर्स, जैसे जैसे आपका सीड जो है वो मैच्योर होने लगता है, वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, वाटर कंटेंट हो गया यहाँ पे आपका रिड्यूस। अब क्या होता है, जो सीड होता है वो कैसा होता है, रिलेटिवली बिकम्स ड्राई। जो सीड होता है दैट बिकम्स रिलेटिवली ड्राई। आपका जो सीड देखने को मिलता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा ड्राई हो जाता है, मतलब उसमें 10 से 15% मॉइस्चर देखने को मिलता है, सिर्फ इतना ही। ठीक है, मतलब पहले जो सीड होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में उसमें काफ़ी पानी होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो आप ना क्या मच्योर होता जाएगा सीड, उसमें से वाटर रिड्यूस होता जाएगा और अल्टीमेटली 10 से 15% मॉइस्चर ही बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ तो जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे जैसे फिर आगे वो स्लो होती जाती है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होगा तो उसकी जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो सीड की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, अब स्लो हो जाती है तो इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो एक स्टेट में आ सकता है। ठीक है, एम्ब्रियो एंटर करता है एक इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, एंटर करता है एक इनएक्टिव स्टेट में। अब मैं बोल रहा हूँ वाटर कंटेंट कम हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो गई, तो एम्ब्रियो किस स्टेट में आता है, एक इनएक्टिव स्टेट में आता है। इसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। आप लोगों ने डेफिनेटली 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा डॉर्मेंसी के बारे में। मतलब जो इनएक्टिव स्टेट जो होती है एम्ब्रियो की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डॉर्मेंसी। ठीक है ना, तो या तो इस स्टेट में आ जाता है, मतलब सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि इसी में आएगा, या तो इस स्टेट में आएगा, या फिर अगर मान लीजिए, और इफ़ फेवरेबल कंडीशंस अगर उसको मिल जाए, मान लीजिए फेवरेबल कंडीशंस अगर उसको अवेलेबल हो जाए, फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, देखिए, प्रॉपर मॉइस्चर मिले, क्योंकि उसके अंदर तो ज़्यादा है नहीं, प्रॉपर मॉइस्चर मिले। इसके अलावा मान लीजिए उसके पास ऑक्सीजन प्रॉपर है, ठीक है, टेम्परेचर उसको प्रॉपर मिल रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो सीड दो ही चीज़ कर सकता है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, अनफेवरेबल कंडीशंस होता है, तो वो डॉर्मेंसी में चल जाएगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को इनएक्टिव स्टेट में वो कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर है ना, मान लीजिए उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर लेगा। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड्स में, और ओवरी डेवलप होती है इनटू फ्रूट्स में। आप लोगों को याद हो तो मैंने मैंगो का एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि कैसे जो गुठली होती है वो तो सीड हो गई, और जो आपका वो बाकी पूरा जो आम आप लोग आम का पोर्शन जो खाते हैं वो आपका फ्रूट हो गया। इसी तरीके से मैंने वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला ओवरी किस में डेवलप हो रही है, फ्रूट्स में डेवलप हो रही है। तो जो हमने बोलता ओवरी की वॉल, आप लोगों को याद हो तो ओवरी की जो वॉल आएगी, ओवरी की जो वॉल ऑफ ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि ओवरी फ्रूट में डेवलप हो रही है, इसका मतलब वॉल ऑफ ओवरी डेवलप हो जाएगी वॉल ऑफ फ्रूट में। इस फ्रूट की वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कल मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म मैंने बोला था रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस, अगर आपका न्यूसेलस बच जाता है अल्टीमेटली उसको हमने बोला था पेरिस्पर्म। पेरिकार्प मैंने क्या बोला, जो फ्रूट की वॉल है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट वॉल जो होती है ना फ्रूट की, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, अब देखिए फ्रूट कैसा हो सकता है, फ्रूट या तो फ्लैशी हो सकता है, ठीक है, फ्रूट में भी फ्लैशी। फ्लैशी फ्रूट का क्या मतलब हुआ, मतलब जिसमें आपको जो सॉफ्ट टिश्यू है वो ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपके पास है गुआवा, ठीक है, आप मैंगो, ठीक है, या फिर ऑरेंज। अब ऑरेंज, गुआवा, मैंगो आप लोगों ने सब खाए हुए हैं, इसके अंदर आप भी जानते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू है, वो जो सॉफ्ट खाने वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है आपको, है ना, और जो आपका जो सीड है वो कम मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादा फ्लैशी होते हैं या ड्राई भी हो सकते हैं। ये तो फ्रूट्स हो गए जो कि फ्लैशी थे। अब ड्राई फ्रूट्स कौन से हो गए, जैसे कि ग्राउंड नट, है ना, जो ड्राई, जिनके अंदर सॉफ्ट टिश्यू कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैशी मतलब यहाँ कह सकता हूँ कि जो सॉफ्ट टिश्यू है यहाँ पे वो आपके ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ग्राउंडनट हो गया और मस्टर्ड हो गया, ये कैसे हो गए, ड्राई हो गए। ठीक है, ओके। अब देखिए अब क्या होता है ज़्यादातर प्लांट्स में, देखिए हम भी जानते हैं कि जो हमने अभी पूरा पढ़ा फर्टिलाइजेशन में, हमने क्या पढ़ा, ज़्यादातर प्लांट्स में फ्रूट कैसे डेवलप हो रहा है, ओवरी से। ठीक है, इन मोस्ट प्लांट्स में क्या होता है अल्टीमेटली, मैंने अभी बताया फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ठीक है, अब जितने बाकी के जो भी फ्लोरल पार्ट्स बचे, ठीक है, जो आपने सेपल्स, पेटल्स आपने पढ़े, फ्लोरल पार्ट जितने भी हैं वो सारे क्या कर देंगे, डीजनरेट कर देंगे एंड फॉल ऑफ कर जाएंगे। क्योंकि उनका क्या फंक्शन था भाई, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसने एक तो पूरा फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, सेपल्स पेटल्स जो होता है वो प्रोवाइड करवाते थे, प्रोटेक्शन प्लस कलर प्रोवाइड करवाते थे, फ्रेगनेंस, नेक्टर, ये सब हम कर चुके, पॉलिनेशन वगैरह सब हो गया, तो अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर जैसे वो फ्रूट बन जाता है उसके बाद जो आपके बचे हुए फ्लोरल पार्ट्स हैं वो पूरे डीजनरेट कर जाएंगे और फॉल ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, फ्यू स्पीशीज़ में क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला मैक्सिमम में क्या होता है, फ्रूट कहाँ से डेवलप हो रहा है, ओवरी से। अब कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एप्पल, आप एप्पल खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाई हुई है आपने, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, कैश्यू, ठीक है, काजू हो गए। इनमें क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होता, फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम थैलेमस, टेक्स प्लेस फ्रॉम थैलेमस। थैलेमस क्या चीज़ है, थैलेमस आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, जो फ्लो है ना, जो आपका फ्लावर है उसका जो नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर आपके है ना स्टेमन, कार्पेल वगैरह सब रहते हैं, अल्टीमेटली अटैच जिससे रहते हैं, वो वाला पार्ट था थैलेमस, उससे बनता है जो फ्रूट का जो फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ प्लांट्स में आपको इससे होता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये इसमें फ्रूट क्या है, थैलेमस है। नॉर्मली फ्रूट क्या होता है, ओवरी होता है किसी भी प्लांट में, पर इनमें क्या है, थैलेमस है। तो अगर क्वेश्चन आ गया एप्पल के अंदर फ्रूट क्या है, ऑप्शन हो गया ओव्यूल, ओवरी, ठीक है ना, न्यूसेलस और थैलेमस, तो आंसर विल बी थैलेमस। ठीक है, अब अगर बात करूँ तो है ना, लेकिन ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ऑब्वियसली बात है, ट्रू फ्रूट्स थोड़ी हुए, क्योंकि ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, ट्रू फ्रूट्स आर द फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो इसी तरीके से दो वर्ड आ गए आपके पास, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो वो फ्रूट जो कि ओवरी है ना, डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो कि ओवरी से डेवलप करते हैं, दीज आर ट्रू फ्रूट्स, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। और जो कि आपके ओवरी से डेवलप नहीं करते, थैलेमस से डेवलप करते हैं, वो अल्टीमेटली उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती है जिनके अंदर आपके फ्रूट्स, अब हमने क्या बोला, फ्रूट कब डेवलप होगा, ऑब्वियसली जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है, ठीक है, फ्यू स्पीशीज़ आर देयर इन विच जो आपके जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, दैट डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं, जो आपका फ्रूट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है। अभी तक हमने जो बोला, जितने भी फ्रूट्स का हमने फॉर्मेशन किया था वो सब कैसे हो रहा है, विद फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, सच फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। आई बात समझ में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का क्या मतलब हुआ, वो फ्रूट्स जो कि अल्टीमेटली कैसे डेवलप हो रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बनाना, बनाना जो आप खाते हैं, जो केला जो होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ठीक है, प्लस ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं दीज आर सीडलेस। ऑब्वियसली बात है, बनाना में आपको कभी भी सीड नहीं मिलता। ठीक है, बनाना आपको सिर्फ फ्रूट होता है वो जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की डिफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, उसका एग्जांपल बताना। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो आपके सीड्स बने। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली कुछ आपको क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। सीड्स प्रोवाइड एडवांटेजेस किसको, प्लांट को, जो भी पर्टिकुलर प्लांट में होते हैं तो एडवांटेजेस टू दी प्लांट। ठीक है, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसको सीड एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। कैसा, देखिए पहले की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप भी जानते हैं कि अब क्योंकि जो आपका देखिए जो रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या हुए, हमने पॉलिनेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, जो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें पानी की कहीं ज़रूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होते हैं टू वाटर, इंडिपेंडेंट
ऑफ वाटर। हाँ, अगर मैं पॉलिनेशन बाय वाटर को छोड़ दूँ, जो कि हम ज़्यादातर स्पीशीज़ में देखने को नहीं मिलता, कुछ ही में देखने को मिलता है, ठीक है, तो वाटर का कहीं रिक्वायरमेंट अपन ने नहीं पड़ा। एंजियोस्पर्म्स में बात चल रही है यहाँ पे। एंजियोस्पर्म्स में ना पॉलिनेशन में ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट आया, ना फर्टिलाइजेशन में कहीं हमने बोला। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जो आपका जो सीड होता है दैट इज़ मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर, ठीक है। सीड इज़ मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर। आप लोग भी जानते हैं कि जो आपका बीज जो हम बोते हैं वो तब तक वो उसमें से आगे पौधा नहीं बढ़ता जब तक उसको कुछ पानी नहीं मिला। तभी तो बोलते हैं कि जो बरसात अच्छी होनी चाहिए फसल के लिए। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीड को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो अब देखिए सीड में क्या होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व देखने को मिलता है आपको। मतलब अल्टीमेटली मैंने बोला था, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म। सफिशिएंट फूड रिजर्व देखने को मिलेगा आपको सीड के अंदर, ठीक है ना। जो मतलब आपका सीड से क्या बनता है, सीडलिंग बनती है भाई। सीड से हम भी जानते हैं सबसे पहले क्या बनता है, यंग सीडलिंग्स बनती है, ठीक है ना। तो इनको तब तक नरिशमेंट मिलता रहता है, ठीक है। दीज आर नरिश्ड। यंग सीडलिंग्स जो है उनको तब तक नरिशमेंट मिलता रहता है जब तक कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने के काबिल ना हो जाए। खुद से जब तक वो फूड नहीं बनाना शुरू कर देती तब तक जो आपकी जो सीड है उनके पास इतना फूड रिजर्व होता है कि वो आराम से खुद का काम निकाल लेती है, ठीक है ना। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड टिल दे डू फोटोसिंथेसिस। जब तक वो खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेती तब तक उनको आराम से इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है, इतना नरिशमेंट होता है उनके पास, इतना सफिशिएंटली फूड का रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ, हम मैंने बोल ही चुके हैं, ठीक है। जो सीड कोट के बारे में मैंने बताया वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली, ये जो हमने बोला ये क्या है, ये पूरा का पूरा इवेंट क्या था, दिस इवेंट वॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमने बोला सेक्शुअल। अब क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो आप लोगों को पता है जहाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ क्या होता है, कुछ नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आते हैं। कुछ नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होती है, वेरिएशंस। हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वेरिएशंस के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अल्टीमेटली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है कहीं पर, इसका मतलब वेरिएशंस आ रही है, ठीक है। तो मतलब वो है ना कि एक प्लांट की कुछ है ना कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे की कुछ, और अल्टीमेटली जो नया बन रहा है उसमें कुछ तीसरी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ जो सीड्स हो गया, अब का सीड की सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर सीड नहीं हुई है आपके पास तो एग्रीकल्चर ही नहीं होगा। जो हम फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं उसके लिए सीड आर दी बेसिक्स फॉर एग्रीकल्चर। तो ये सीड के एडवांटेजेस मैंने बता दिए क्या क्या होते हैं। सीड है ना, सीड में क्या फ़ायदे हैं, उसके पास फूड रिजर्व है खुद का, वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, प्लस वो बेसिक एग्रीकल्चर का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सीड के बारे में बता दी। अब अगर देखें तो देखिए सीड का स्टोरेज की बात करूँ, देखिए हमने बोला अगर जो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, मान लीजिए अब हमने जैसे मैंने बताया था डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, ये कब करते हैं हम, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो इससे क्या होता है, हम सीड को स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ सीड्स मतलब जब आपका सीड मैच्योर हो गया, ऑफ मैच्योर्ड सीड्स, ठीक है, जब भी आपका सीड मैच्योर हो गया हमने क्या किया, उस पर डिहाइड्रेशन, उसको पानी प्रोवाइड कम करवा दिया, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन दे दी, डोरमेंसी में हम उसको लिया, उसको इनएक्टिव स्टेट में लिया है ताकि हम उस सीड को स्टोर कर सकें, ठीक है ना। अब स्टोर कर सके तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज एज फूड, वो सीड्स होती है एज ए फूड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। पूरे के पूरे साल आप उस सीड को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसको डोरमेंट में लिया है तो, क्योंकि वो फिर जर्मिनेट नहीं करेगा। प्लस आप है ना उसको स्टोर करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू रेज दी क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास है ना मार्केट में, आप भी जानते हैं जो आपको सीड्स हैं वो पैकेट के फॉर्म में मिलते हैं, पैकेट में मिलते हैं, ठीक है, वो पैक्ड। तो कैसे उनको स्टोर किया जाता है, उनको डोरमेंट स्टेट में है ना डिहाइड्रेटेड कंडीशन में उनको स्टोर किया जाता है। तो एक तो वो फूड की तरह काम आ सकती है, प्लस वो अगले सीजन में भी क्रॉप को रेस करने के काम आ सकती है कि आपने अल्टीमेटली फिर जब आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वापस से देंगे, प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी तो वापस से डोरमेंट स्टेट से बाहर निकल आएंगी और अल्टीमेटली जर्मिनेट कर जाएंगी। तो ये हमने सीड के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आता है जो आपके एनसीईआरटी पूछती है कि डू सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, आफ्टर दे आर डिस्पर्स। मतलब कि ये कि एक बार अगर मान लीजिए मैंने है ना सीड को डिस्पर्स हो गए, सीड जो हैं आपके बने और उसके बाद वो डिस्पर्स हो गए, वो फैल गए चारों तरफ, तो क्या वो ज़िंदा रहते हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए जो है ना, देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर जैसे कि हमने बताया था पॉलन ग्रेन की, आप लोगों को याद हो तो मैंने बात की थी पॉलन ग्रेन में, मैंने बताया था कि एक बार जब पॉलन उठते हैं तो वो कब तक वाइबल रहता है, कब तक यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने बोला था कि डिपेंड करता है, कुछ में तो बहुत कम होता है, जैसे वीट राइस की मैंने बात की, कुछ फैमिलीज़ में मैंने बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक है ना जो पॉलन ग्रेन्स उनके काम करते हैं, रहते हैं सही सलामत। तो ये भी अल्टीमेटली वेरी करता है ग्रेटली, ठीक है ना, इट ऑल्सो वेरीज। अब क्या होता है इसमें, कुछ स्पीशीज़ जो होती है वही वाली बात है जैसे कि मैंने पॉलन ग्रेन बोली थी, फ्यू स्पीशीज़ क्या करती है, लूज़ कर देती है वायबिलिटी विद इन मंथ्स,
ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में तो है ना मंथ्स के अंदर वाइबिलिटी लॉस हो जाती है, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ में क्या होता है, देखिए क्योंकि अब हमारे पास सीड है ऑब्वियसली, अब अगर ये जल्दी से वाइबिलिटी अपनी खो देगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो सीड का, तो है ना ये कुछ ही स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो सीड्स है वो वाइबल रहती है फॉर सेवरल ईयर्स, सीड्स आपकी कई सालों तक वाइबल रहती है, ठीक है ना। ये लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलता है, कईयों में तो हज़ारों साल तक भी रहती है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल है एक ओल्डेस्ट सीड का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दिया, ल्यूपाइन नाम है उसका, ठीक है, जो कि कौन से प्लांट की होती है, लुपाइनस आर्क्ट्रस, इस प्लांट से मिलती है ये सीड, ठीक है ना। ये कहाँ मिलती है, आर्कटिक टुंड्रा में मिलती है सीड आपको। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सीड ने जब जर्मिनेशन किया और फ्लावरिंग की, कब, मतलब ये करीबन 10,000 साल तक डोरमेंट रहने के बाद, 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी के बाद, ठीक है ना, 10,000 साल उसके बाद ये इसने क्या किया, जर्मिनेट हुई है, ठीक है, एंड फ्लावरिंग की। तो मतलब ये देखिए कितने ज़्यादा वाइबल थी, कितने ज़्यादा टाइम पीरियड, 10,000 साल तक ये डोरमेंट थी बिल्कुल, उसके बाद इसने जर्मिनेट की। तो ये डिपेंड करता है सी ना, ज़्यादातर में क्या होता है लंबे समय तक आपकी जो सीड है वो वाइबल रहती है, ठीक है ना। तो ये हमने बात कर लिया हमारे सीड की, ये हमने हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कवर कर लिया। अब कायदे से हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आता है इसमें, जो आपकी एनसीईआरटी दे रखी है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये क्या चीज़ है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, इसको और समझ लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर ये वाला कवर हो चुका है पूरा। देखिए एपोमिक्सिस क्या होता है, तो देखिए ऐसा है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्होंने एक नया मेथड इवॉल्व किया है। फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने एक नया मेथड इवॉल्व किया, किस तरीके से। अभी तक हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन क्या हमारा हुआ, ओव्यूल के अंदर हमारा क्या है, मेल गेमेट आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, आपका ओव्यूल डेवलप हो रहा है सीड में और ओवर इनटू फ्रूट, यही हमारी बात हुई। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपका सीड प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बस यही कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ने क्या किया, इवोल्ड अ मेथड, उन्होंने एक ऐसा मेथड प्रोड्यूस किया जिसमें क्या हो रहा है, ऑफ सीड प्रोडक्शन, जिसमें सीड का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हैं, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो ये हमारा पहला, दो में से पहली डिफाइन मैंने बता दी। एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड का प्रोडक्शन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था, देखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहाँ गया, ये रहा, कहीं पर अभी मैंने लिखा था, ठीक है, ये रहा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सीड का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ़र्क समझिएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया एपोमिक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो जाए कि आप फ्रूट बोल रहे हैं कि सीड बोल रहे हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है। अब ये कौन से किस में प्लांट्स में होता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, एस्टरेसी, जो आपकी एस्ट्रेसी फैमिली है, प्लस जो आपका ग्रासेस होती है उनके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है एपोमिक्सिस, ठीक है ना। अब एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ, अगर अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो अपन ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। भाई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही तो हो रहा है, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये एक तरीके का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक कर रहा है, जो कि मिमिक्री कर रहा है किसकी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। आई बात समझ में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरीके से क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक मस्ट है। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का नाम ले रहे हैं मतलब कि फर्टिलाइजेशन होना ही होना चाहिए, पर क्योंकि नहीं हो रहा इसका मतलब ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये किसकी मिमिक्री कर रहा है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि किस में होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलता है, इसलिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ स्पीशीज़ में एक और चीज़ देखने को मिलती है, सम स्पीशीज़ में क्या होता है, जो आपका डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड एक्सेल फॉर्म होता है। अभी तक अपन क्या जानते हैं, जो एक्सेल और जो आपका मेल गेमेट है, ये जो फॉर्मेशन था ये कैसा हो रहा था, ये हैप्लॉइड था, ठीक है। अब कुछ में क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ में डिप्लॉयड होता है, जो आपका एग का सेल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो आपका डिप्लॉयड बन रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा, विदाउट रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा। ऑब्वियसली बात है ना, अपन मियोसिस में क्या बोलते हैं, मियोसिस मतलब क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है कि 2n से n में कन्वर्ट हो रहा है, पर कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। अब क्योंकि रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा, तो एक्सेल कैसा बनेगा आपका, 2n बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा, ठीक है ना। तो उसमें, और वो अल्टीमेटली किस में डेवलप हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर जो बनेगा वो एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है ना, डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और बिना फर्टिलाइजेशन के वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये एक्सेप्शंस की बात चल रही है अभी, जो अपन जो बोल रहे हैं, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है उसके अपन एक्सेप्शंस की बात करें। पहली कंडीशन मैंने बता दी आपको एपोमिक्सिस की, दूसरी मैंने यहाँ पे बताई है कि कभी कभार आपका एक्सेल डिप्लॉयड ही रह जाता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, तो वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से जो आपका कुछ स्पीशीज़ है, कि सिट्रस और मैंगो की अगर मैं बात करूँ तो बहुत तरह के मिल जाते हैं हमको, ठीक है। जैसे कि ना बहुत तरह की स्पीशीज़ मिल जाती है, सिट्रस और मैंगो की भी आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट 11th क्लास में कि ये तो जीनस हो गया, ठीक है। जैसे मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं प्रॉपर, अगर
अगर एक बात करें तो ये ना कई तरह की मैंगो की स्पीशीज़ देखने को मिल जाती है। तो उसी में सिट्रस और मैंगो की कुछ वैरायटी क्या होती है उसमें, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूसेलर सेल्स थे। न्यूसेलस जो हमने था ना, इसमें क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं जो कि एम्ब्रियो सेक को अपन जानते हैं सराउंड करता है, ये स्टार्ट कर देते हैं डिवाइडिंग। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, ये डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं और ये क्या कर जाते हैं, ये अल्टीमेटली ये प्रोट्रूड हो जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ही पूरी तरीके से प्रोट्रूड हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या था, उनका नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसकी प्रोटेक्शन करना। पर न्यूसेलर सेल डिवाइड करते हुए एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड हो जाएंगे और किस में डेवलप हो जाएंगे, एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोज, और खुद ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब न्यूसेलर सेल ही अल्टीमेटली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे रहा है। कायदे से ऐसा नहीं होता, पर हम क्योंकि अभी एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं तो न्यूसेलर सेल्स अल्टीमेटली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ में क्या होता है, ठीक है, इन सच स्पीशीज़ में क्या होता है अल्टीमेटली, देखो ऐसी स्पीशीज़ में क्या होता है, हर एक ओव्यूल में, अब ईच ओव्यूल में आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एम्ब्रियोज देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने क्या बात की थी, हमने बोला था अगर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो बनता है, पर ऐसी स्पीशीज़ में आपको एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज देखने को मिल जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो अकरेंस इन अ सीड। ठीक है ना, अब ऑब्वियसली बात है, सीड में क्या होता है, नॉर्मली एक ही एम्ब्रियो होता है, पर अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं तो सीड में आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनी मतलब अल्टीमेटली बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होना इन द सीड, इट इज़ नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये हमारी दूसरी डिफाइन का मतलब हो गया। किस में देखने को मिलता है, जिसमें न्यूसेलर सेल्स अल्टीमेटली एम्ब्रियो में डिवाइड, क्योंकि अब न्यूसेलर सेल्स मैंने बोला डिवाइड हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली एम्ब्रियो वही बनाते हैं। तो वो डिवाइड होकर कितने सारे न्यूसेलर सेल्स बना देंगे और वो सारे के सारे मिलकर अलग अलग एम्ब्रियोज बनाएंगे। तो सोचिए कितने सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। अल्टीमेटली ये सारे एम्ब्रियो जब सीड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं, इस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है ना, ये हमारा हो गया पॉली एम्ब्रियोनी का टॉपिक। अब एक आखिरी बात, एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है जिसमें एनसीईआरटी बोलती है हाइब्रिड वेराइटीज़ के बारे में। अब ये हाइब्रिड वेराइटीज़ क्या होती है, देखिए मान लीजिए आप जो क्रॉस पॉलिनेशन हम करवाते हैं तो उसमें हमने बोला ना, जैसे अलग अलग तरह की, मान लीजिए अलग अलग तरह के हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाए तो उसमें हमें अलग अलग वैरायटी मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है हम स्पीशीज़ अगर चेंज हो गई, एक स्पीशीज़ का मेल ले रहे हैं, एक स्पीशीज़ का फीमेल ले रहे हैं, तो क्या बना, अल्टीमेटली हाइब्रिड बन गया, अलग अलग स्पीशीज़। ठीक है ना, डिफरेंट स्पीशीज़ से हमने जब क्रॉस कराया तो क्या बना, हाइब्रिड बना। ये जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है, ये इनका जब कल्टीवेशन करवाया जाता है ना, ऐसा पाया गया है कि जब इनका कल्टीवेशन किया तो प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया। मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद है। हमने जो हाइब्रिड वेराइटीज़ पढ़ाई, जो हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाया, उससे प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम भी साथ में आई। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड सीड्स क्या, कि उनको हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, प्रोड्यूस्ड पर ईच ईयर, एवरी ईयर, सॉरी। ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मल सीड्स को तो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, इनको आप स्टोर नहीं कर सकते, इनको आपको प्रोड्यूस ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब कोई हाइब्रिड सीड जो बनता है, आप अगर मान लीजिए आपने उस हाइब्रिड सीड को वापस, अगर आपने ना बो दिया, आपने वापस उसको जर्मिनेट करवाने की कोशिश करेंगे तो उसके जो हाइब्रिड के कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो लॉस हो जाएंगे। जो उसके हाइब्रिड कैरेक्टर्स हैं वो लॉस हो जाएंगे अगर आपने उसको वापस से ना आपने उसको उगाया, जर्मिनेट किया, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के चक्कर में आपने हाइब्रिड के सीड्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं कभी। अब वो आपको नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है, आप हाइब्रिड के आपको जो प्लांट्स हैं वो हर साल प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, आप हाइब्रिड सीड्स को स्टोर नहीं करके रख सकते। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जो अगर आप प्रोडक्शन जो होता है हाइब्रिड सीड्स का वो भी कॉस्टली होता है। जो हाइब्रिड सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्वियसली बात है, इनको आप कॉस्टली होता है, क्यों, क्योंकि आपको पूरा मैनुअली करना पड़ता है, आपको अलग अलग स्पीशीज़ को मिलाना पड़ता है। आप सीड्स अगर आप मार्केट भी खरीदने जाएंगे तो आपको बड़े महंगे मिलेंगे हाइब्रिड सीड्स। ठीक है ना, तो अब इसके लिए मतलब कुछ तो होगा ना कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना फ़ायदेमंद चीज़ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो अपन कुछ तो कर सकते हैं। एक चीज़ हो सकती है कि ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, अगर इनको एपोमिक्स, दीज आर मेड इनटू एपोमिक्स, मतलब अभी हमने जो अभी हमने पढ़ा ना एपोमिक्सिस, अगर इनको एपोमिक्स में बना दिया जाए, मतलब कैसे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हाइब्रिड सीड से डायरेक्टली हाइब्रिड सीड मतलब को एपोमिक्स बना दिया जाए, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो काम आसान हो जाएगा। हमने क्या बोला, हम पूरा प्लांट उगा रहे हैं, फिर उससे हम सीड बना रहे हैं, अल्टीमेटली फिर वापस हम फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो जाएंगे। तो हम क्या करें, उसको एपोमिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि बिना फर्टिलाइज, देखिए हमने क्या बोला, देखिए यहाँ पे एपोमिक्सिस का मैंने क्या बताया था कि
मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब अपन को तो सीड चाहिए, हाइब्रिड सीड चाहिए और बिना फर्टिलाइजेशन के, हमें फर्टिलाइजेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्टली आपका क्या बन जा रहा है, अल्टीमेटली आपका फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अगर आप करते हैं तो इसको फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं नई क्रॉप्स के लिए, और आपको हर साल के साल है ना, आपको नई नई क्रॉप्स नहीं चाहिए होगी हाइब्रिड की, तो आप इसको अगर एपोमिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। बस ये एक पैराग्राफ था, ये हमारा चैप्टर कवर हो चुका है।